हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। हम लोग पिछले वीडियो में देखा था हिस्ट्री और साइंस की लेक्चर को मैंने देख चुका था, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बिहार स्पेशल को। ठीक है, जो फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी इस वीडियो के लिंक, फर्स्ट वीडियो के लिंक डाल दिए गए हैं, वहाँ सब देख सकते हैं। तो आप लोग ज्योग्राफी की टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्वच्छता उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिसे के भाड़ में कमी हो रही अथवा नहीं पर निर्भर करती है। इनमें उत्पाद की मात्रा अत्यधिक होती है, श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? उपर्युक्त दो ही कथन सत्य हैं। छंद स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिसे के भाड़ में कमी हो रही अथवा नहीं पर निर्भर नहीं कर रहते हैं। यह उद्योग संगठक पुरुषों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इसे के स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। 62 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत नए जर्माली ब्राजील से कर्क रेखा गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे होकर भारत मकर रेखा गुजरती है। वक्टाडोर कोलंबिया मालदीव से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 2 और 3 सत्य हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पाराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। 63 निम्न कथनों पर विचार करें। बृहस्पति ग्रह जिसका रंग पीला है वह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है। शनि ग्रह का काला रंग नाइट्रोजन के कारण है। कथन सत्य चयन कर रहे हैं। दोनों कथन सत्य हैं। बृहस्पति ग्रह जिसका रंग पीला है वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण है। शनि ग्रह लाल है जो नाइट्रोजन के कारण होता है। 64 असंबद्धता विभाजित का होने वाले सभी क्षेत्र। तो इसी का मिलान हम लोग कर लेते हैं। ये मिलान करने वाली क्वेश्चन है। एक कपी यानी कि रिपेटिव अवस्था का ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। 2 का R यानी कि ये गुटेनबर्ग विस्टार्स अवस्था, निचले मेंटल, ऊपरी कोड। और 3 का S लेहमैन अवस्था, बाह्य कोडांतरिक कोड। और लास्ट बच जाते हैं कोनाड अवस्था। तो इसका ये हो जाएगा ऊपरी कास्ट, निचले कास्ट। कोनाड अवस्था ऊपरी कास्ट एवं निचली कास्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोनाड अवस्था कहते हैं। मोहवी विश्व डिकंटिक कास्ट में मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को कहते हैं रिपीटबद्ध। ऊपरी मेंटल एवं नीचे के बीच के क्षेत्र को रिपेटिबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग विस्टार्स अवस्था निचले बद्ध तथा ऊपरी कोड के सीमा क्षेत्र के गुटेनबर्ग विस्टार्स अवस्था कहते हैं। लेहमैन अवस्था बाह्य कोड तथा आंतरिक कोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। निम्न विशेषता की मिट्टी के प्रकार की है। इसका निर्माण जलवायु
परिवर्तन के परिणामस्वरूप रवेदार या क्रिया त्वरित शैलों के विघटन एवं नियोजन से होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों, मेघालय के गारो घासी एवं जनजातीय के जनजातीय के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपर्युक्त सारी मिट्टी लाल मिट्टी से सम्मिलित है। तो इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। 66 वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन का रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है आयनमंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसी में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं ये, तथा इसीलिए इसे आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। आयनमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव एवं E1, E2 एवं F1, F2 परतें हैं। शॉर्ट रेडियो वेव परिवर्तित होती है, जिससे फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इस मंडल में अवस्थित होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौर में विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित की जाती है, उससे पृथ्वी का लिबिडो कहते हैं। वायु जातीय संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण चालन कहलाता है। सत्य कथन चयन कर रहे हैं, न तो एक न तो दो। मान लें कि वायुमंडल की सतह, ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप 100 इकाई है। इन 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुँचते हैं। पहले ही अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। सौर विकिरण के इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। अभिवहन वायु के क्षैतिज संचालन से वाला ताप का संतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचालन की अपेक्षा वायु के क्षैतिज संचलन सापेक्षित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अधिकांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नता केवल अभिवहन के कारण होती है। 68 निम्न में कथन पर विचार करें। महासागर बॉडी मुख्यतः सिलिकॉन, मैग्नीशियम का बना होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% प्रॉपर्टी है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। सत्य कथन का चयन करें, 1 और 2 सही है। पृथ्वी की सतह के ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सनहती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय सनहती मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बना है, इसलिए इसे सिलिका एवं एल्युमिनियम कहा जाता है। महासागर की पट्टी मुख्यतः सिलिका मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सिलिका मैग्नीशियम कहा जाता है। पृथ्वी के आयन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा कोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6361 किलोमीटर है। सिंगारगास्टियर फियोर्ड और संगम किस प्रमुख नदी के सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे सैवोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गस्टिंग एवं द्रास। अतः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहाँ दाहिने तट पर काकोल नदी इसमें मिलती है। इसी के दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ खुर्रम, तोची, कोमल, विओवा और संगर है। ये नतीजा सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले क्षेत्र कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हवा। अम्रवर्षा केरल के तटीय कर्नाटक, फुलवाड़ी बौछार केरल, काल वैसाखी असम, पश्चिम बंगाल और परिक्रमा सभी युग्म गलत सुमिलित हैं। सभी युग्म गलत सुमिलित हैं। अम्रवर्षा ग्रीष्म ऋतु में के खत्म होती हैं। पूर्व मानसून
बौछारें पड़ती है जो केरल एवं तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय और आमतौर पर तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछारें इस वर्षा से केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्र को कहवा के फूल खिलने वाली का लगते हैं। काल वैशाखी असम एवं पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। इनके कुख्यात प्रकृति का अंदाज इसे स्थानीय नाम काल वैशाखी के लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय पटसन एवं चावल के लिए ये पवनी अच्छी है। असम में इन तूफानों को बरदोली छोरा कहा जाता है। लू तीर मैदान में भी पंजाब से बिहार तक चलने वाले ये शुष्क गर्म एवं पीड़ादायक पवनें दिल्ली और पटना के बीच इसी की तीव्रता अधिक होती है। 71 भारत सरकार ने पूरे देश में किस वर्ष वन संरक्षण नीति लागू की? 1952। वनों के संरक्षण के मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित की गई। इस नई वन नीति के अनुसार भारत सतपुतों ये वन प्रबल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण एवं विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूरा किया जाएगा। झूम कृषि के नाम राज्य बेपरिया दहिया झारखंड, कुमाऊं उड़ीसा, कुमारी पूर्वी घाट, कुरुबा हिमाचल प्रदेश। उपर्युक्त में से कितने युग्म गलत सुमेलित हैं? केवल 3 सही। हम देख लेते हैं एक बार। भारत में भी एक प्रकार की किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबरिया दहिया, आंध्र प्रदेश में बेंटू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडापी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वालेर या वल्डर, हिमालयन के क्षेत्र में खेल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्व प्रदेश में झुमकी आदि के नाम से जाना जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। दलदलों के छाए होते पादपों से कीट कोयला उत्पन्न होता है। लिंगाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। सत्य कथन का चयन करें। एक और दोनों सही है। कोयले का निर्माण पात्र पदार्थ के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले का अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों के छाए होते पादपों के पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन नमी की उच्च मात्राएं और निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। 74 स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग में पूर्व पश्चिम ग्वालियर कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलचर अहमदाबाद। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एवं दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राजमार्ग की सहायता तो परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारों प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। यहाँ महाराज मार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत में मेगा सिटी के मध्य की दूर राष्ट्रीय परिवहन सामयिक को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाई के अधिकार क्षेत्र में है। 75 जल मार्ग संख्या 3 कहाँ से कहाँ जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है बी, कोटापुरम तथा कोल्लम। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किलोमीटर, नौवें जलमार्ग संख्या 1 सतीजा व दुबेरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र जलमार्ग, नौवें जलमार्ग संख्या 2 केरल के पश्चिम तट नगर कोटापुर
से कोल्लम तथा उद्योग मंडल तथा चंपकरारा नहरें 205 किलोमीटर नगम में जलमार्ग संख्या 3 किकिनाटा और पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 476 भारतीय यहाँ से पोलिटी स्टार्ट हो रहा है, पोलिटी ठीक है 76 से। भारतीय संविधान निर्माती भाषा के अंतर्गत गठित दत्तरगंज झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष दत्तरगंज झंडा समिति का गठन 23 जून 1947 में किया गया, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के अध्यक्ष में अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी के मुंशी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शामिल किया गया था। सूची 1 संवैधानिक प्रावधान सूची 2 संबंधित अनुच्छेद को समृद्ध कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटि की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो इसका हम सही आंसर सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सही आंसर इसका क्या है? यानी 1 का 4 है वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। और बी का 1 यानी दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर समझता है। और धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है। और तो लास्ट बच्चे की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक की राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करने संबंधित प्रावधान 111 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही उसकी व्याख्या दी गई है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध होंगे। अब हम लोग 78 की तरफ बढ़ते हैं। कथन ए और कारण आर के और विचार कर तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए भारत का अपना एक लिखित संविधान है। कथन कारण आर भारतीय लोकतांत्रिक देश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, पर ए आर की उचित व्याख्या नहीं है। तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण को कथन का उचित व्याख्या नहीं माना जा सकता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक अपना लिखित संविधान है। एक लिखित संविधान का होना या न होना लोकतांत्रिक देश होने के आवश्यक कटौती नहीं है। कुछ एक देशों में लोकतांत्रिक संसद प्रणाली तो है, वहाँ लिखित संविधान नहीं। उदाहरण ब्रिटेन कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में लिखित संविधान और लोकतांत्रात्मक व्यवस्था को अपनाए जाने के बीच कोई सीमा संयोजन सिद्ध संबंध नहीं है। 79 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति डेंस में निहित की गई है। राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की निहित की गई है। भारत संविधान अनुच्छेद 53 स्पष्ट तौर पर कहता है कि संघ की मरम्मत कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की निहित होगी, परंतु यहाँ से संविधान के अनुच्छेद 74 को भी ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। साथ ही इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से के अनुसार कार्य करेंगे। फिर यहाँ यह भी कहा गया है कि संवैधानिक रूप से ही सही संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित की गई। संघ के मरम्मत शासन उसी के पदनाम से संचालित होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 तमिलनाडु, 2 गुजरात, 3 महाराष्ट्र, 4 राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2 वर्तमान में प्रश्नगत राज्यों के राज्यसभा में चुने जाने वाले संसदों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित है। तमिलनाडु 18, गुजरात 11, महाराष्ट्र 19, राजस्थान 10। इस प्रकार प्रश्नानुसार उनका आरोही क्रम 3, 1,
2-4 के रूप में होगा, जो विकल्प सी में प्रदर्शित है। 81 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संबंधित राज्य से संचित निधि पर भारित होता है। भारत में किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन भारतीय के संचित निधि पर भारित होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(3) में भारत के संचित निधि पर भारित व्यय को प्रदर्शित किया गया है। इस अनुच्छेद उपखंड घ को कंडिका 3 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पेंशन भारतीय की संचित निधि पर भारित बताया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन की चर्चा इस अनुच्छेद के किसी खंड, उपखंड या कंडिका में नहीं की गई है। ज्ञात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य के संचित निधि पर भारित होगा, अतः प्रश्नगत दोनों कथन सत्य हैं। 82 राज्य के यदि किसी राज्य के विधान का कोई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किससे अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा? विधानसभा के उपाध्यक्ष को, यानी ऑप्शन डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 169 ख के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्षों को संबोधित और प्रेषित करेगा। इस प्रकार यदि विधानसभा के बाहर उपाध्यक्ष के त्यागपत्र देना हो तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उसे अपना त्यागपत्र प्रेषित करेगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, युद्ध, अंतरिक्ष आशंका, व्याक्रमण, आर्थिक संकट। उपरोक्त में से किस तथ्यों के आधार पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? केवल 1, 2, 4 और 5। भारत संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक समाहित किया गया है। इसे के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय आपात, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपात। जहाँ तक राष्ट्रीय आपात का प्रश्न है तो वर्तमान में युद्ध, बाह्य आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की राष्ट्रीय आपात की श्रेणी है, अतः संकट, आर्थिक संकट भी राष्ट्रीय आपात लगाए जाने का आधार हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपात लगाए जाने का एक आधार था, लेकिन इस संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। 84 दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस विषय से था? ऑप्शन बी सही आंसर है। लोकसभा के चुनाव के सिफारिश निधियन से। दिनेश गोस्वामी 1990 ईस्वी में वी सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार के दौरान देश के विधि मंत्री थे। इसी की अध्यक्षता में चुनाव सुधारों पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकसभा के चुनाव में सरकारी नीतियों की सिफारिश की। इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा चुनाव के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव खर्च सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित रेटिंगों पर विचार कीजिए और बताएं कि किन रेटिंगों को अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा तथा परमादेश। अधिकार परीक्षा तथा प्रतिषेध। तो इसका से ऑप्शन ए प्रेषण तथा प्रतिषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के
दृष्टि से ऋण जारी करने का अधिकारिता दी गई है। यह ऋण संख्या में कुल 5 प्रकार के हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। उपर्युक्त में से प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण नामक ऋण अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से आगे जाकर अपने अधिकारिता का प्रयोग कर पाया जाता है, तब उससे ऊपर का न्यायालय उपरोक्त दोनों में से कोई ऋण स्थिति के अनुसार जारी करता है, जबकि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा नामक ऋण लोक अधिकारियों के विरुद्ध आमतौर पर जारी की जाती है। 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई थी। नीति आयोग में नीति का पूर्ण विस्तार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। सत्य कथन का चयन कार्य न तो 1 न ही 2, ऑप्शन डी इसके सही आंसर है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ एक निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। यह केंद्र और राज्य क्षेत्र स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रसंगित महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराए। भारत सरकार के आगामी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों के सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। 86 से आपका इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है 86 से। 87 एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया है। कंडाला पोर्ट में स्थापित किया गया है। 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कंडाला में स्थापित किया। वर्तमान में कंडाला पोर्ट का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल पोर्ट गुजरात कर दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक एकीकरण औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसे पूर्ण विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है। 88 निम्नलिखित पर विचार करें। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया। 1944 ईस्वी में बॉम्बे पर लाने के सूत्रधार सर आदर्श दलाल थे। 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? केवल 2 कथन सत्य हैं। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। इस पुस्तक में भारत में विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लांट प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना की बॉम्बे प्लांट के सूत्राधार पर आदर्शित दलाल थे। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला। इस वर्ष श्री नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। 89 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर थे L.K. झा। ऑप्शन सी प्रथम राष्ट्रीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI T.T. देशमुख थे। इन्हीं के समय RBI
का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. आर.बी.आई के गवर्नर थे। 90 वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंक अपने अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं कहलाते हैं रिवर्स रेपो रेट। यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के वाणिज्यिक बैंकों से निधियों का उधार लेता है। दूसरे शब्दों में यह वह दर है जिस पर भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंकों अपनी अधिशेष मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। 91 हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम गॉड। वैश्विक आधार पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग अमेरिका है, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। 1957 से 58 के वर्ष में फसल उत्पादन में भारी गिरावट एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। निम्न कथनों पर विचार कर 1956 का उद्योग नीति पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1956 में औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की प्राथमिकता दी गई। सत्य कथन का चयन कर रहे हैं। सत्य कथन दोनों सही है। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव यह नीति पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस मॉडल पर भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की कितना भी माना जाता था। IPR 1956 की विशेषता इस प्रकार थी। बाहरी उद्योग पर बल दिया गया। देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में प्राथमिकता दी गई। औद्योगिक समृद्धि के लिए तकनीकी के प्रबंधकीय कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई और विश्वविद्यालय में व्यवसाय प्रबंध पर पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया। देश के विकास में विदेशी पूंजी के महत्व को मान्यता दी गई। निजी क्षेत्र में उद्योग अनुज्ञाति नीति 1993 निम्न कथनों पर विचार कर व्यापार शेष के दृश्य अदृश्य सेवा सम्मिलित होती है। दूसरा, चालू खाता शेष के केवल अदृश्य वस्तु या व्यापारिक वस्तु सम्मिलित होती है। असत्य कथन का चयन कर रहे हैं। दोनों असत्य हैं। व्यापार शेष BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल अदृश्य वस्तु या व्यापारिक वस्तु सम्मिलित होती है। यह सीमित अवधारणा है। यह चालू खातों का भाग है। चालू खाता शेष बैलेंस ऑफ इनकरेंट अकाउंट, इसमें अदृश्य वस्तु का अदृश्य सेवा भी सम्मिलित होती है। यह एक व्यापक अवधारणा है एवं BOT इसका भाग है। राजा चेल्लेया समिति का संबंध है कर सुधार से था। कुछ समितियों के नाम और कार्य क्षेत्र दिए गए हैं इसके सॉल्यूशन में, जैसे कि वाच्य समिति प्रत्यक्ष कर की समिति थे, और ये कई सारा आपको दिए गए हैं समिति और उसके कार्य क्षेत्र, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। 95 जो कि बिहार 95 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अतिरिक्त उत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। उपरोक्त कथन किसके नियम सिद्धांत पर संदर्भित करता है? सेका बाजार नियम। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होते हैं। इसी के अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगार की संभावना नहीं है। अब यहाँ से वो स्टार्ट हो जाता है 96 से बिहार स्पेशल, ठीक है। यहाँ से बिहार स्पेशल स्टार्ट हो जाता है।
वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय की मौद्रिक मूल्य है 59,637। वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति आय की मौद्रिक मूल्य 59,637 है। निम्न कथन पर विचार करें। मखाना उत्पादन में बिहार देश का सबसे पहले स्थान पे है। देश की कुल मखाना उत्पादन का 60% बिहार में उत्पादन होता है। ऊपरी से कौन सा कथन गलत है? तो कथन बी गलत है। कथन बी यानी कि 2 गलत हैं। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। देश के कुल उत्पादन का 90% बिहार में होता है। 98। बिहार में डेयरी उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्थिक संरचना 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 125.03 टन दूध का उत्पादन किया गया है। 2. गाय के दूध उत्पादन में आगामी जिला मधुबनी है। भैंस के दूध उत्पादन में आगामी जिला समस्तीपुर है। उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? केवल 2 कथन असत्य हैं। केवल कथन 1 सत्य है। आर्थिक संरचना 2022-23-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में 125.03 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है। उत्पादन में वृद्धि दर 6.49% रही। गाय के उत्पादन में आगामी जिला समस्तीपुर और भैंस के दूध उत्पादन में आगामी जिला मधुबनी है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसे का नेतृत्व बिहार में ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक आदि ने किया था। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा में हो रहे किसान विद्रोह में तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। 100वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो इसकी आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। 1 जनवरी 2023 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की। बिहार में स्वराज्य की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की। बिहार के स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। बिहार के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनीतिज्ञ थे। वे बिहार और उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है। बिहार का चेहरे विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में आधिकारिक तौर पे चेहरे विद्रोह की शुरुआत 1798 में चेहरे जनजाति के लोगों द्वारा की गई थी। इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। 103 नंबर क्वेश्चन। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हजारीबाग। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के छात्रों का योगदान अतुलनीय रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने के लिए कई प्रकार के छात्र संगठन बनाए गए। बिहार छात्र संघ का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में किया गया था। 101 क्वेश्चन नंबर। बिहार के किस जिले में नगर की सिंचाई क्षेत्र सबसे अधिक है? रोहतास में, यानी रोहतास में। दक्षिण बिहार के रोहतास जिले में नगर से दक्षिण सिंचित क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है। रोहतास में इंद्रपुरी बांध है जो दुनिया का चौथा सबसे लंबा बांध है। बिहार 105 बिहार के कौन से जिले में जिसमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? किशनगंज और सहरसा। वर्ष 2001 और से 2011 के दौरान किशनगंज और सहरसा में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शासक को मुगल सम्राट अकबर ने बिहार निर्वासित कर दिया। इनको बिहार में किस जगह दफनाया गया? नालंदा। यूसुफ शासक कश्मीर के शासक थे।
जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर ने कैद कर लिया और बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया गया था। उन्होंने 1579 से 1586 तक कश्मीर प्रशासन किया। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध, यानी भीम बांध बिहार के मुंगेर में स्थित है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। 108 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1011 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 879 है। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसे वैज्ञानिक संरचना नहीं है? रोहतास, इसका सही आंसर है रोहतास। धारवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में मुंगेर, जमुई और नवादा जिले तक फैली है, जबकि विंध्य चट्टान रोहतास के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। अब 110वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास के नवीनतम है? बिहार का मैदान भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर बिहार के 3 भागों में बांटा गया है। धारवाड़ चट्टान गया, बंका, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा आदि क्षेत्रों तक फैली हुई है। द्वितीय चट्टान जो पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई है। विंध्य चट्टान, इसका विस्तार मुख्य रूप से कैमूर के रोहतास जिले में पाया जाता है। तो ये रहा टेस्ट 4 का डिस्कशन, ठीक है। और इसकी PDF की बात करें, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं और इसके कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।